प्रणाम आप सभी को। तो आज की कक्षा में हम रीजनिंग का दूसरा अध्याय यानी सेकंड चैप्टर जो है हमारा क्रम एवं रैंकिंग, जिसे हम इंग्लिश में रैंकिंग ही कहते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम इस अध्याय क्रम एवं रैंकिंग से संबंधित हमारी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं व कितने प्रकार की होती है रैंकिंग, तो वो सभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्रम तथा रैंकिंग में एक प्रकार जानते हैं इसका, जिसे हम कहते हैं स्थान क्रम व्यवस्था। अब ये स्थान क्रम व्यवस्था क्या होती है? तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो क्या है, पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं। तो जो ये जो प्रकार है हमारा स्थान क्रम व्यवस्था, इसमें क्या है, जो हमारे प्रश्न है वो पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या फिर सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं। कैसे? तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो निम्न प्रकार से पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नीचे या ऊपर से तथा प्रारंभ या अंत से क्रम। तो इसमें क्या है, आपसे क्रम से संबंधित ही प्रश्न, रैंक से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार में। वो कैसे हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि नीचे से उसका क्रम बताइए। यदि एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, 12 है, तो उस व्यक्ति का नीचे से क्रम बताइए जिसका ऊपर से क्रम क्या है, 5 है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे? तो ये सभी प्रश्न किसमें आते हैं, हमारे स्थान क्रम व्यवस्था में। तो इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु का ऊपर या नीचे से, दाएं या बाएं से भी, यानी कि लेफ्ट या राइट से भी आपका जो है वो क्रम पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे या फिर कैसे हल करेंगे, तो वो हम जान लेते हैं। तो इसमें पहले तरह का प्रश्न यानी पहले प्रकार का प्रश्न क्या आता है कि यदि किसी वस्तु का ऊपर से क्रम आपसे पूछा जाए, मतलब आपसे क्या है, किसी वस्तु का ऊपर से आपसे क्रम पूछ लिया जाए और आपको प्रश्न में क्या मिलेगा, प्रश्न में आपको मिलेगा कि कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या आपको मिलेगी और उस वस्तु या व्यक्ति का नीचे से भी क्रम आपको दिया जाएगा। तो अब आपको उसे कैसे करना है? तो जो कुल वस्तुओं की, मतलब जो वस्तु का ऊपर से क्रम है वो किसके बराबर हो जाता है, हमारा जो हमारी कुल वस्तुओं की संख्या है उसमें से अगर हम माइनस कर दें क्या, नीचे से जो उसका क्रम है वस्तु का, और क्या करें, +1। तो ये क्या है, इस प्रश्न को हल करने का सूत्र हो जाता है। कब? जब किसी वस्तु या व्यक्ति का आपको ऊपर से क्रम पूछा हो और क्या दिया हो, प्रश्न में हमें कुल वस्तुओं की संख्या दी हो और उसका नीचे से क्रम दिया हो। तो अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र से तो हम इसे हल कर ही सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये प्रश्न है ये ज्यादातर हम कैसे हल करेंगे, लॉजिकली। क्योंकि ये जो प्रश्न है इनमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही साधारण तरीके के प्रश्न होते हैं और जब हम इन्हें लॉजिकली हल करते हैं तो ये तो और साधारण हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा लॉजिकली में आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनका पहला प्रकार कि जब हमसे वस्तु के ऊपर का क्रम पूछा जाए। इसी में क्या है, दूसरा प्रकार भी आ जाता है कि यदि किसी वस्तु का आपसे, वस्तु या व्यक्ति का नीचे से क्रम पूछ लिया जाए अब हमसे। अभी हमसे ऊपर से क्रम पूछा था, लेकिन अभी क्या होगा, नीचे से क्रम पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या ये तो लिखेंगे ही, इसमें से अब क्या माइनस करेंगे हम, ऊपर से वस्तु या व्यक्ति का क्रम। इसमें क्या है, इसमें ठीक उसका अपोजिट है कि उसमें हमें क्या ज्ञात करना था, नीचे से ऊपर से क्रम ज्ञात करना था पिछले वाले प्रश्न में। तो हमने क्या किया था, इसमें जो नीचे से उसका क्रम है वो माइनस कर दिया था कुल संख्या में से और +1। इसमें भी क्या है, इसमें वही वो है, तरीका वही है, बस नाम बदल गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नीचे से क्रम पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो क्रम है उसे माइनस कर देंगे +1। तो ये क्या है, दूसरा प्रकार हो जाता है हमारा इसी में।
अब ये जो हमारे ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं कि ऊपर से क्रम नीचे से क्रम किसी वस्तु का, ये जो सूत्र हैं ये सभी जितने भी प्रश्न आज हम करेंगे या फिर प्रकार पढ़ेंगे सभी में यही उपयोग होंगे, +1 प्लस -1 इसी तरह के सूत्र प्रयोग होंगे, बस क्या है उनका जो नाम है वो बदल दिया जाएगा। तो तीसरा वाला क्या है कि यदि किसी वस्तु का बाएं से क्रम, तो इसमें क्या है यदि किसी वस्तु का बाएं से यानी कि लेफ्ट से आपका जो क्रम है वो पूछा गया हो और आपको प्रश्न में क्या मिलेगा, उस वस्तु का राइट से आपको क्रम मिलेगा, यानी राइट से यानी दाईं तरफ से वो वस्तु कितने स्थान पर है वो आपको मिलेगा। तो कुल संख्या में से आपको क्या करना है, जो दिया हो उसे घटाकर एक को प्लस करना है बस। तो ये जो जितने भी ये चारों सूत्र हैं, जो फोर्थ वाला है ये भी इसी प्रकार है, इसमें क्या है दाएं तरफ से पूछा है तो बाईं तरफ से जो क्रम है उससे माइनस करके +1। तो अभी हमने क्या जाने, 4 सूत्र जाने क्रम वाले प्रश्नों को हल करने के लिए। तो इसमें क्या था, ये जो चारों सूत्र हैं हमारे, इनमें क्या है सभी समान है, बस क्या है नाम बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। और क्या है सभी में +1 है, ये आपको याद रखना है +1, ये आसानी रहेगी। और इसमें क्या है जब हमें ऊपर से क्रम दिया गया हो तो हम क्या करते हैं कुल में से नीचे वाला जो क्रम है वो माइनस कर देते हैं, और जब हमें नीचे से क्रम दिया गया हो तो क्या करते हैं हम कुल में से कुल संख्या में से ऊपर वाला क्रम माइनस कर देते हैं जी। और जब हमें क्या हो किसी वस्तु का बाईं तरफ से क्रम दिया गया हो यानी लेफ्ट साइड से हमें उस वस्तु की संख्या दी गई हो कि वो इतने स्थान पर है, तो राइट साइड से यानी दाईं तरफ से बताइए कि उसका स्थान क्या होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारी कुल वस्तुओं की संख्या है उसमें से दाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड वाली जो संख्या है उसे माइनस कर देंगे और +1 ये तो सभी में रहेगा ये। और अगर दाईं तरफ से क्रम ज्ञात करना है तो कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या में से क्या करेंगे, बाईं तरफ का यानी लेफ्ट साइड का जो है क्रम उसको माइनस करेंगे +1 जी। तो ये सभी को समझ में आया जी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं हम, जिससे जो हमने ये सूत्र पढ़े हैं वो हमें सही तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें उसका कुल छात्रों की संख्या कितनी है 40 है 40, और जो हमारा विनोद है उसका क्या है क्रम, विनोद का क्रम हमें दिया हुआ है ऊपर से वो क्या है 25 पर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका नीचे से क्रम ज्ञात करना है। तो अभी हमने जो सूत्र पढ़ा वो क्या था, कुल संख्या में से क्या करेंगे हम, जो हमें क्रम दिया हो उसे माइनस करेंगे, यानी कि ऊपर का क्रम दिया हुआ है तो उसे माइनस करेंगे +1 जी +1। तो कुल संख्या कितनी है छात्रों की 40 है 40 -25 +1। तो 40 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा जी, तो 15 + 1 16 16। तो ये क्या है हमारा उसका नीचे से क्रम हो गया किसका, विनोद का 16। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया जी। अब दूसरा प्रकार है इसी में कि जब हमें पंक्ति में स्थित यानी कोई एक पंक्ति है उसमें स्थित कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या दी हो, तब इससे संबंधित कैसे प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में पंक्ति में स्थित कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों में हमसे क्या पूछेगा कि जब हमें कोई एक पंक्ति हो उसमें क्या है कुल व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या पूछेगा। अब इसमें पहला प्रकार क्या है कि यदि कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या पूछी हो तो वो किसके बराबर हो जाएगी, दाएं से जो वस्तु का क्रम है और बाएं से जो वस्तु का क्रम है -1। यानी कि हमारे पास कोई एक वस्तु है उसमें क्या है हमारी कुल वस्तुओं की संख्या पूछी है, यानी कि कोई एक ये लाइन है इसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। तो अब क्या है हमारे पास कोई एक वस्तु है उसका हमें दाएं से क्रम दे दिया कितना है 15 और बाएं से दे दिया 12। तो अब हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे कि कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्रम दिए हुए हैं दोनों, तो उन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 15 + 12 और क्या करेंगे -3 जी।
तो जब हम 15 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 27 27 माइनस -1 1 तो कितना हो जाएगा? 26 26। यानी कि कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है? 26। तो इसमें क्या है, जब हमें कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमारा जो क्रम है लेफ्ट और राइट उन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और -1। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट वाला क्रम और राइट वाला -1। अब इसी में दूसरा प्रकार क्या है कि यदि वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या अब कैसे ज्ञात करनी हो, जब हमें वस्तुओं का क्रम क्या दिया हो, ऊपर से नीचे की तरफ दिया हो। कैसे? इसमें क्या मिलेगा हमें कि उस वस्तु का क्रम ऊपर से, यानी कोई वस्तु है उसका ऊपर से क्रम क्या है? 6 है, और नीचे से क्या है? 8 है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऊपर और नीचे से जब हम क्रम को ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या है, उन दोनों को यानी ऊपर वाला क्रम और नीचे वाला क्रम इन दोनों को क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं। यानी 6 + 8 कितना होगा? ये 14 जी। तो उस क्रम में यानी उस पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है? 14। अब इसमें क्या है, हम -1 या +1 कुछ भी नहीं करते हैं। इसमें जो हमें क्रम दिया हुआ है बस उसी को प्लस कर देते हैं, तो हमारा क्या है, वो संख्या हमें मिल जाती है कुल वस्तुओं की। तो ये दोनों प्रकार सभी को समझ में आए। जी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। तो वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 25वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? तो कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को? 25 में 25 पहले प्लस कर देंगे, उसके बाद 1 को माइनस कर देंगे। जी जी। तो इसमें क्या है, हमारा दोनों सिरों से यानी कि लेफ्ट से भी और राइट से भी क्या है, क्रम उसका वृक्ष का क्या है? 25 ही है दोनों तरफ से। तो हम क्या करेंगे, 25 में ही 25 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हाँ, तो 25 + 25 -1, तो ये कितना हो जाएगा? 50 - 1 यानी कि 49। आएगा। तो ये क्या है, उस पंक्ति में कुल वृक्षों की संख्या है। तो ये सभी को समझ में आया प्रश्न? जी। जी। अब एक और प्रकार आता है इसमें कि यदि हमें क्या दिया हो, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन करने के बाद बाएं या दाएं से हमसे क्रम पूछा जाए, यानी कि दो व्यक्ति हैं या फिर वस्तु, प्रश्न में आपको कुछ भी मिल सकता है। तो दो व्यक्ति या वस्तुओं को क्या है, हमने उनके स्थानों का हमें क्रम दिया हुआ है प्रारंभ में, फिर क्या करते हैं, वो अपने स्थान को परस्पर बदल लेते हैं। यानी कि दो व्यक्ति हैं, जैसे ए और बी, ये क्या है, दो व्यक्ति हैं हमारे। इनमें क्या है, अब इनका क्रम हमें दिया हुआ है, यानी कि प्रारंभ में इसका क्रम क्या है, लेफ्ट से मान लीजिए इसका क्रम है 4, और इसका जो है राइट से क्रम कितना है, 11, ये मान लेते हैं हम। तो अब क्या करें हम कि अब इन दोनों का स्थान क्या है, आपस में इन्होंने बदल लिया, यानी कि बी जो है वो ए की जगह आ गया और ए क्या है, बी की जगह आ गया। तब तब हमसे अगर इनका क्रम पूछा जाए कि जो ए का क्रम है वो दाईं तरफ से कितना हो जाता है, फिर 12 हो जाता है। तो अब बताइए, 12 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम इससे कम करके कितना लिख सकते हैं, 8। तो उसका क्रम क्या है, 8 हो जाता है ए का, किससे? दाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से। तो अब उसका क्रम बताइए कि बाईं साइड से यानी राइट साइड से उसका क्रम क्या होगा, या फिर कुल कितने उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो इसे कैसे हल करेंगे हम? तो इसका कोई सूत्र नहीं है हल करने का, इसे हम लॉजिकली ही हल करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन के बाद बाएं या दाएं से उनका क्रम पूछा जाता है। तो अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं हम। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो हमारा सूत्र नहीं है इसको हल करने के लिए, तो लॉजिकली हल करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा प्रश्न हल हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि छात्रों की एक पंक्ति में, यानी कि कुछ छात्र हैं, मैं विजय बाएं से 10वें स्थान पर है, यानी कि जो हमारा विजय है वो क्या है, बाएं से, यानी बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, उससे क्या है, उसका स्थान 10वां है। फिर कहा गया है तथा शंकर दाएं से 5वें स्थान पर है। अब जो हमारा शंकर है वो क्या है,
दाईं तरफ से यानी इधर से राइट साइड से, उसका स्थान कितना है? 5वां है दाईं साइड से। अब क्या है, जब विजय और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने स्थान को बदल लिया। तो अब जब इन्होंने अपने स्थानों को बदल लिया है तो हम क्या करेंगे, शंकर क्या आ जाएगा? विजय की जगह आ जाएगा। जी और विजय क्या है? शंकर की जगह। अब क्या पूछा है, तो विजय बाएं से क्या हो जाता है? 15वें स्थान पर हो जाता है। यानी कि अब जो विजय है, अब क्या है, उसका जो बाईं तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से अगर हम गिन के जाएं प्रारंभ से, तो उसका क्रम क्या है? 15 हो गया, अब हो जाता है। तो बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर होगा? यानी कि अब जो शंकर है, अब वो विजय के स्थान पर है, तो उसका हमारा क्या है? राइट साइड से यानी दाईं तरफ से क्रम पूछा है कि अगर हम अंतिम से गिनते हुए आए तो जो शंकर है वो दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया कि क्या पूछा है इसमें? जी तो अब कैसे हल करेंगे हम इस प्रश्न को? तो इसमें क्या है, हमें विजय का स्थान पहले कितना था? 10 था, लेकिन बाद में उसने जब स्थान परिवर्तन किया तो कितना हो गया उसका स्थान? 15 15 हो गया। जी तो अब क्या हुआ इसमें कि जो शंकर है वो कितने स्थान पर आ जाएगा? यानी कि पहले विजय का कितना था? 10वां स्थान था, लेकिन वो क्या है, बाईं तरफ ही तो बढ़ा है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ ही तो जा रहा है, यानी कि 5 बढ़ा है, 5 स्थान आगे जी ही तो हो गया वो। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कितने स्थान का अंतर है? इन दोनों के बीच में यानी कि विजय जो था वो उसके पहले स्थान और जो बाद में उसका स्थान है उसके बीच में कितने का अंतर है? 5 4 का। 4 व्यक्ति ही तो है उनके बीच में, क्योंकि ये 10वां तो है ये, यानी 11 12 13 और 14, 11 12 13 और 14, ये 4 ही व्यक्ति तो है उन दोनों के बीच में, क्योंकि 15वां तो फिर से वो विजय ही है और पहले भी 10वां विजय ही था। इन दोनों के बीच में कितने हैं? 4 ही लोग तो हैं, 4 व्यक्ति ही तो हैं। जी तो अब क्या करेंगे हम, अब शंकर, अब इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, यानी कि शंकर का पहला कितना स्थान था? 5 था, लेकिन फिर कितना हो गया उसका? पहले विजय का यहाँ 10 था, यहाँ शंकर का 5 था, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में भी 4 का ही अंतर होगा। यानी कि अगर हम शंकर में 4 व्यक्तियों को, यानी कि शंकर का 5वां स्थान है, इनके बीच में 4 व्यक्ति और आ जाएंगे, यानी कि 6 7 8 और 9, तो शंकर का स्थान कौन सा होगा? 10वां ही तो होगा। अब यहाँ से क्या मिला हमें? क्रम मिला कि जो हमारा शंकर है उसका स्थान अब कितना है? 10 है। तो ये क्या है, हमने इस प्रश्न को हल कर लिया कि शंकर का दाईं तरफ से क्रम कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो ये सभी को समझ में आया? या फिर हम इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे कि जो शंकर का क्रम है वो कितना है? 5 है, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 4 व्यक्तियों का ही तो अंतर है। जी तो 5 + 4 + 1, ये क्या होता है? ये भी 10 ही हो जाता हमारा। तो ये सभी को समझ में आया कैसे किया हमने? जी तो ये प्रश्न था कितना बड़ा था, और हमने जब इसको लॉजिकली हल किया तो कितना छोटा हो गया ये। तो लॉजिकली जो प्रश्न है वो हमारे बहुत ही उनके हल क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो हम इस प्रश्न को एक और बार समझ लेते हैं कि हमने कैसे किया ये। तो इसमें क्या था, हमें विजय का स्थान दिया हुआ था कहाँ से? बाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से। यानी कि अगर हम इधर से चले तो जो विजय है उसका स्थान कितना है? 10वां है। और जो हमारा शंकर है वो क्या है? बाईं तरफ से यानी राइट साइड से, उसका स्थान कितना है? 5वां है। अब क्या कहा गया था कि जब ये दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, यानी कि जो विजय है वो शंकर की जगह आ जाएगा और शंकर विजय की जगह, यानी कि शंकर विजय की जगह आ जाएगा और विजय क्या है? शंकर की जगह आ जाएगा। इन्होंने अपने स्थान बदल लिए। तब अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अभी अब ऊपर वाले प्रश्न को भूल जाइए, अब यहाँ पर आ जाइए।
नया प्रश्न बना है कि जो विजय है अब उसका स्थान कितना है, बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से उसका क्रम कितना है, 15वें स्थान पर हो जाता है, यानी 15 है उसका क्रम। यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से गिनते हुए जाएं तो विजय कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। तो अब हमसे पूछा है कि जब हम राइट साइड से यानी कि दाईं तरफ से अगर हम गिनते हुए चलें तो शंकर कौन से स्थान पर होगा, ये हमें ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात किया हमने, तो हमने देखा कि जो विजय है उसका पहले स्थान कितना था, 10 था, लेकिन जब वो शंकर की जगह पर आया तो उनके बीच में कितना अंतर हो गया, 15 हो गया उसका स्थान। यानी कितने व्यक्तियों का अंतर है, 4 व्यक्तियों का। तो यहाँ से हमें 4 व्यक्तियों का अंतर मिला इन दोनों के बीच में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि शंकर और विजय के बीच में भी 4 व्यक्तियों का ही अंतर होगा। तो पहले जी। शंकर का स्थान कितना था, 5 था। तो मैंने क्या किया, जो 5 था शंकर का जो स्थान था वो 5 था, तो 5 में मैंने क्या किया, 4 को प्लस कर दिया। तो शंकर का जो स्थान है वो क्या आ गया, 9। 10। क्यों, क्योंकि जब हमने ये जो शंकर का स्थान है पहले 5 था, 4 व्यक्ति हैं उनके बीच में, यानी कि शंकर जो अब नया स्थान है उसका, उसके बीच में 4 व्यक्ति हैं, यानी 5 पांचवा तो उसका स्थान है ही है। तो 6 7 8 और 9 ये 4 व्यक्ति हैं उसके बीच में, तो नया स्थान क्या होगा, 10। 10। तो ये सभी को समझ में आया। अब अगला प्रकार और है इसी तरह के प्रश्नों का कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक तथा परिवर्तन स्थान के बीच में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या हमसे पूछी जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक तथा परिवर्तन स्थान के बीच में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। तो अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि जो हमने अभी ये प्रश्न हल किया इसमें हमारे जो शंकर और विजय हैं इनके बीच में कितने व्यक्ति थे, 4 थे। तो अब इन्हीं की संख्या हमसे इस बार के प्रश्नों में यानी इस प्रकार के प्रश्नों में पूछी जाएगी कि जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का जो प्रारंभिक स्थान है और परिवर्तन के बाद का स्थान हमें दिया जाएगा, फिर हमसे पूछा जाएगा कि उनके बीच में कितने व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या क्या होगी। तो कैसे हल करेंगे, तो परिवर्तन के मध्य में स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बराबर होगी किसके, परिवर्तन के क्रमांक के, और प्रारंभिक क्रमांक को अगर हम माइनस कर दें और उसमें से भी अगर हम 1 को माइनस कर दें तो जो हमारा जो परिवर्तन के मध्य में जो व्यक्तियों की संख्या है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। कैसे, अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि लड़कों की एक कतार में, यानी कि कुछ लड़के हैं उनकी एक लाइन है, उसमें क्या है, अजब बाएं से 7वें स्थान पर है, यानी कि जो अजब है वो क्या है, बाएं से 7वें स्थान पर है। इसे मैं से दर्शाता हूँ, वो क्या है, 7वें स्थान पर है। कहाँ से, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से। दयाल दाएं से 9वें स्थान पर है, यानी कि जो दयाल है यानी डी वो क्या है, दाएं से यानी राइट साइड से क्या है, 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अब क्या दिया जाएगा हमें प्रश्न में, स्थान परिवर्तन के बाद भी उनका क्रम दिया जाएगा। यानी कि जब इन दोनों ने अपना स्थान बदला, यानी कि जो डी है वो एक की जगह आ गया और एक क्या है, डी की जगह। तो अब क्या है, इन्होंने जब अपना क्रम बदला तो अजब क्या हो गया, जब हम बाईं तरफ से गिनेंगे तो अजब जो है वो क्या है, 11वें स्थान पर पहुंच गया। और जो हमारा अजब के प्रारंभिक स्थान तथा परिवर्तन स्थान के बीच लड़कों की संख्या कितनी है। तो अब क्या पूछा है हमसे कि जो अजब है वो हमारा प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान जो है परिवर्तन के बाद, उसके बीच में कितने लड़के हैं उसके। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, हमने अभी सूत्र जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि उनकी परिवर्तन क्रमांक में से हम क्या करें, माइनस कर दें किसको, प्रारंभिक क्रमांक को। यानी कि परिवर्तन क्रमांक कितना है, 11 है, परिवर्तन के बाद उसका स्थान कितना है, 11 वही तो है 11। और हम क्या करेंगे, 7 को उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा,
फोर, 4 ही तो आएगा। जी फिर क्या दिया गया था प्रश्न में कि हमको -1 भी करना है उसमें, तो -1 यानी कि 3। तो हम कह सकते हैं कि जो अजब है उसके प्रारंभिक स्थान और परिवर्तन के बाद के स्थान के बीच में कितने लड़के और हैं? 3, 3। तो ये सभी को समझ में आया कैसे किया हमने। जी अब क्या करेंगे, हम इसको लॉजिकली हल करेंगे। तो लॉजिकली जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर तो हमें लिखना ही पड़ेगा, अपने दिमाग में ही समझना है हमें। तो क्योंकि हमें कॉपी पेन का उपयोग नहीं करना है लॉजिकली जब हम इस प्रश्नों को हल करेंगे, तो जब हमने अपने दिमाग में सोचा कि जो हमारा अजब है उसका स्थान कितना है, 7वां है, और दयाल का कितना है, 9वां। दयाल से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि हमसे अजब का ही स्थान पूछा था। तो हमने क्या किया, अजब का स्थान पहले कितना था, 7वां था। फिर क्या सोचा कि बाद में उसका स्थान कितना हो गया, 11वां। तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के की संख्या होगी, तो हम देख सकते हैं कि 7वां भी उसका ही स्थान था पहले और 11वां भी उसका स्थान है अब। तो इसके बीच में कितने लड़कों की है, तो 8, 9 और 10, ये 3 ही तो हैं। जी 3 संख्याएं तो आएंगी इसके बीच में, तो यही क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा 3। 3 ही व्यक्ति आएंगे उसके बीच में, उसके प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बाद। तो ये हमने इस प्रश्न को लॉजिकली हल कर दिया। तो ये दोनों प्रकार सभी को समझ में आए इस प्रश्न के हल करने के लिए। जी अब क्या है, हमारा एक अंतिम प्रकार और है इसका कि एकांतर क्रम में स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में एकांतर क्रम में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। एकांतर क्रम में कैसे, एकांतर क्रम जब हमने नंबर सीरीज वाले जो प्रश्न किए थे, हमने उसमें एक अंतिम प्रकार भी पढ़ा था नंबर सीरीज का, एकांतर सीरीज करके, याद है जी जी सभी को। हाँ। जी तो उसी प्रकार का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो इसमें भी क्या है, हमें एकांतर क्रम ही लेकर चलना है, यानी कि कोई संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, या फिर इनकी जगह कोई वस्तु भी, व्यक्ति, कुछ भी कह लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एकांतर क्रम यानी 1 का 3 से, फिर 5 से, 2 का 4 से, 6 से, ऐसे क्रम मिलाएंगे, एकांतर करेंगे उनको, यानी पहले का तीसरे से, फिर ये खत्म, फिर पहले का तीसरे से, ऐसे एक एक को छोड़कर हम क्या करेंगे, इनका क्रम लेंगे एकांतर रूप में। तो अब एक इसका प्रश्न हल कर लेते हैं, जब भी हम इस प्रकार को समझ पाएंगे। तो इसमें क्या है, एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, यानी कि एक टिकट काउंटर है यहाँ पर मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन लगी हुई है जिसमें क्या है, हमारे 13 व्यक्ति हैं, 13 व्यक्तियों की ये कतार है, लाइन है। तो यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है, तो अब क्या कहा गया है इसमें, यानी कि जो काउंटर है वहां से जो पहला व्यक्ति है उससे क्या है, हर दूसरी महिला, यानी कि वो क्या है, हर दूसरा को व्यक्ति कोई महिला है, तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी महिला ही है, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं। तो अब इसे कैसे हल करेंगे हम। तो सर्वप्रथम हमें क्या दिया हुआ है, इस लाइन में क्या है, प्रारंभ में और अंत में क्या है, महिला ही है। तो यहाँ पर प्रारंभ में और अंत में क्या है, महिला ही है, तो हमने यहाँ पर महिला लिख दिया। अब क्या कहा गया है कि यदि हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, एकांतर एकांतर नियम का प्रयोग करेंगे, यानी इसके बाद एक छोड़ देंगे एक व्यक्ति को, उससे अगला क्या होगा, वो भी महिला ही होंगी। फिर इससे अगला एक छोड़ के फिर लिखेंगे तो वो भी महिला ही होंगी। फिर ऐसे ही अगर हम लिखेंगे तो जो बीच वाला जो हम छोड़ रहे हैं वो क्या आ जाएंगे, पुरुष। जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये जो महिला है, अब इनके बाद क्या आएगा, पुरुष, फिर महिला, क्योंकि एकांतर क्रम लेना है हमें, पहला तीसरा, फिर क्या आएंगे, पुरुष आएंगे, क्योंकि प्रारंभ में ही महिला है तो हमने वो लिया, तो अंत में भी महिला ही आनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लिखते चले जाएंगे।
ये हो गए हमारे 13। अब क्या ये जो प्रश्न में कह रहा था वो ये लागू हो रहा है इस पर कि जो हमारा प्रश्न कतार है, लाइन है, उसमें प्रारंभ में भी महिला है और अंत में भी महिला ही है, और जो हमारा टिकट काउंटर है उससे हर दूसरा व्यक्ति भी कोई महिला ही है, यानी कि जो 2 व्यक्तियों को छोड़कर हर दूसरा व्यक्ति क्या है, महिला ही आ रही है। अब पूछा है कि इस कतार में कितने पुरुष हैं, तो अब पुरुषों की संख्या गिन लीजिए आप, तो कितने पुरुष होंगे? 6 जी। तो ये सभी को समझ में आया कैसे किया हमने? इसमें क्या है, हमें एकांतर क्रम का प्रयोग करना है। तो ये सभी को समझ में आया कैसे किया हमने? जी जी। तो आज की जो हमने नियम पढ़े ये सभी को समझ में आए? जी अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं जिससे जो हमने आज की कक्षा में पढ़ा वो हमें याद रहे। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि अमन एक पंक्ति में बाईं तरफ से क्या है, तीसरा है, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से लाइन को गिनते जाएं तो क्या होगा, जो अमन है उसका स्थान कितना रहेगा? तीसरा। और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं तरफ से क्या होगा? कैसे ज्ञात करेंगे हम इसे? तो इस प्रश्न में क्या है, हमें अमन का क्या दिया हुआ है, हमें बाईं तरफ से स्थान दिया हुआ है, क्या है, तीसरा स्थान है, ये अमन है। और बाईं तरफ से अगर हम गिने तो उसका स्थान कितना है, तीसरा है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 18। हमें क्या ज्ञात करना है, दाईं तरफ से उसका स्थान क्या होगा। तो सबसे पहले ही हमने क्या पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था कि कुल संख्या में से जो हमें क्रम दिया हुआ है उसे अगर हम घटा दें और +1 कर दें तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 +1 यानी कि 16। तो जो अमन है उसका दाईं तरफ से यानी राइट साइड से क्रम क्या होगा, 16 का। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी अब अगला प्रश्न है कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से क्या है, 14वां है और नीचे से 23वां है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो कैसे करेंगे हम इसे? इसकी नहीं दिख रहा है। अब दिख रही है सभी को? जी जी हाँ, अब दिख दिखा। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम क्या है, ऊपर से 14वां है यानी 14वें नंबर पर है वो, और नीचे से क्या है उसका 23वां यानी 23वें नंबर पर है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो कैसे हल करेंगे हम इस प्रश्न को? ऐड कर कुल देंगे। कुल छात्राओं कुल की संख्या कक्षा ज्ञात करनी है जी। तो जब हम क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या पूछी है तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जब हमें कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो हमें संख्याएं दी हुई यानी जो हमें क्रम दिए हुए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो पहला क्रम क्या दिया हुआ है, 14, 14, और फिर क्या दिया हुआ है, 23 दूसरा क्रम। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 37। 37 जी, ऑप्शन डी। तो ये सभी को समझ में आया प्रश्न? अब अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से क्या है, 10वां है और नीचे से 20वां है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 30। 30, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जी अब अगला प्रश्न है कि लड़कियों की एक कतार में यानी लड़कियों की एक लाइन है उसमें क्या है, श्वेता दोनों छोरों से यानी कि अगर हम लेफ्ट से गिने या फिर राइट से गिने, कहीं से भी गिने, उसका नंबर क्या आता है, 21वें स्थान पर ही आती है वो। तो बताइए इस लाइन में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कैसे याद करेंगे हम इसे?
ऐड करेंगे -1 करेंगे। जी। तो जो हमारा ऐड करेंगे। क्योंकि लेफ्ट से उसका अंक क्या है 21 है और क्या है राइट से भी 21 है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42 -1, तो ये क्या हो जाएगा 41। 41। जी, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है कि वामन यानी 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है, तो उसका क्रम अंत से कितना होगा, यानी कि अगर हम नीचे से गिने तो उसका क्रम क्या होगा, तो कैसे करेंगे हम इसे। वो 52 में से 19 को घटाएंगे और +1 करेंगे, 34 आएगा। जी, तो 52 - 90 + 1, इसमें हम +1 कर देंगे तो क्या होगा हमारा उत्तर 34। 34। जी, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वीं और दाईं ओर से 7वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, क्योंकि 15वां है इधर बाईं ओर से, दाईं ओर से क्या है 7वां है, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 21। 21। अब अगला प्रश्न है कि कौओं की यानी कि कुछ कौए हैं और क्या है एक पंक्ति में यानी एक लाइन में बैठे हुए हैं, उनमें से क्या है ए क्या है बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है और बी जो है वो क्या है दाईं तरफ से 9वें स्थान पर है, तो वो क्या करते हैं फिर अपनी जगह को आपस में बदल लेते हैं, बदलने पर जो ए है वो क्या हो जाता है 15वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने कौए हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम 20। इसे। 15 में 9 ऐड करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या दिया हुआ है बाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से अगर हम गिने तो जो ए है वो क्या है 10वें स्थान पर है और जो बी है अगर हम राइट साइड से यानी दाईं तरफ से गिने तो वो कितने स्थान पर है 9वें स्थान पर है। अब क्या करते हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं यानी बी क्या है ए की जगह आ जाएगा और ए बी की जगह। फिर क्या दिया गया है कि जो ए है वो क्या है 15वें स्थान पर हो जाता है, कहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड से ही गिने तब हमसे क्या पूछा है पंक्ति में कितने, तो कुल संख्या पूछी है हमें, तो हम क्या करेंगे पहले इनका स्थान ज्ञात करेंगे, पहले इन दोनों का स्थान ज्ञात करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने हैं, यानी पहले उसका स्थान क्या था 10 था, बाद में क्या हुआ 15 हुआ, तो इनके बीच में कितने हैं 4 ही तो हैं। जी। फिर क्या है तो जो हमारा 9 है अगर हम इन दोनों के बीच में भी 4 ही होंगे तो 9 में यानी कि 9 में अगर हम 4 को जोड़े तो क्या स्थान आएगा उसका बी वाले का 13। 10 11 12 और 13। जी, ये क्या है 4 जोड़े नहीं 14 आएगा, क्यों ये 4 तो है ही है उनके बीच में, ये तो उन 4 का क्रम है, उससे अगला वाला संख्या लेते हैं हम यानी कि 14 हो जाएगा उसका क्रम, उसका क्रम क्या होगा 14, तो यहाँ पर क्या है 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है किनकी कौओं की, तो जो हमारा अब इसका ये जो क्रम है वो क्या है दाईं तरफ से आया यानी बी का क्रम क्या है दाईं तरफ से यानी राइट साइड से है और इसका क्रम ए वाली साइड से है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे 15 + 14 - 1, तो ये कितना होगा 28। 28। तो कुल कितने कौए हैं 28, तो ये सभी को समझ में आया। जी, इसमें दोनों नियम लग रहा है ना एक तो। जी हाँ। जी, तो हम पहले हम क्या करते हैं इनका स्थान बदलते हैं, उनके बीच में ज्ञात करते हैं कि कितने व्यक्ति हैं यानी कितनी वस्तुएं हैं उनके बीच में, तो 4 आई, फिर क्या किया हमने इसमें 4 को जोड़ा तो ये कितना आया 14, इसका क्रम क्या है राइट साइड से 14, इसका क्या है लेफ्ट से 15, इन दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं हम, तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो आज की कक्षा में बस हमने ये सूत्र पढ़े कुछ और कुछ प्रश्न किए किससे क्रम सीरीज से संबंधित, ये भी एक प्रकार की सीरीज ही है इसमें, और ये रीजनिंग चल रही है हमारी, तो कल की कक्षा में हम इससे संबंधित और भी प्रश्न करेंगे और फिर क्या करेंगे हम कैलेंडर वाली जो रीजनिंग है वो प्रारंभ करेंगे।
जी, तो आज की कक्षा सभी को समझ में आई? जी जी